नमस्कार, स्वागत है इस कार्यक्रम में। सवाल ये है कि अगर महिला आरक्षण विधेयक पर सरकार के पास नंबर्स नहीं थे, तो सरकार ने इस विधेयक को संसद में क्यों लाया? राहुल गांधी ने संसद में लोकसभा में बोलते हुए ये कहा कि सरकार और बीजेपी के लोग स्मार्ट हैं, उन्हें भी पता है कि उनके पास नंबर्स नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मैसेजिंग करना चाहते हैं और शायद उन्होंने कुछ जिसको कि संकेतों में कहा कि इसका कुछ अमेरिकी कनेक्शन है। अब वो क्या अमेरिकी कनेक्शन है जिसकी वजह से राहुल गांधी के हिसाब से सरकार को इस महिला आरक्षण विधेयक को डिलिमिटेशन के साथ में संसद में लाना पड़ा है। ये तो समय बताएगा। राहुल गांधी ने एक पजल कहा कि इस पजल को आप मेरे ट्विटर हैंडल पे इसका जवाब दें कि आखिर ये 16 तारीख का जो पजल है वो आखिर क्या है। लेकिन इस मुद्दे को समझते हैं कि सरकार के पास अगर नंबर्स नहीं है तो सरकार की जो ये मैसेजिंग थी क्या सिर्फ पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर थी, या सरकार को लगता था कि नहीं, जो आंकड़ा है वो बाकी जो रीजनल पार्टी है उनके सहारे वो पूरा कर लेंगे। इन सारे मुद्दों को हम समझते हैं क्योंकि संसद में जब इस पे अमित शाह चर्चा का जवाब देंगे और साथ ही जब इस पे वोटिंग होगी तो स्थिति साफ होगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें सरकार के पास नंबर्स नहीं दिख रहे हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। सुनीता रंग जो लखनऊ से जुड़ रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की पहले रेजिडेंट एडिटर रही हैं। शिखा मुखर्जी कलकत्ता से जुड़ रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, कलकत्ता से पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक काम करती रही हैं। और संजय कुमार जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुनीता जी आपसे। आप कैसे देख रही हैं? आपको क्या लगता है कि सरकार का जो असली एजेंडा था, मोटिव था, वो एक तरह से चुनावी कैंपेन करना था पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए, क्योंकि नंबर 360 का आंकड़ा चाहिए, सरकार के पास 293 का आंकड़ा है और इतने भारी जो डिफरेंस है उसमें तो तभी ये आंकड़ा पूरा हो सकता है जब एक कोई रीजनल पार्टी, टीएमसी या कोई भी रीजनल पार्टी सपोर्ट करे और कुछ 4-5-6 अलग अलग पार्टियों के एमपी एब्सटेन हो जाए या वॉकआउट कर जाए। लेकिन दोनों स्थिति इस समय नहीं दिख रही है। तो वैसे में सरकार ने जानबूझकर इसको लिंक किया वुमेन रिजर्वेशन को डिलिमिटेशन के साथ में, ताकि सरकार एक तरह से सहानुभूति का फायदा ले सके कि कल की तारीख में जब विधेयक डिफीट हो जाएगा तो सरकार कहेगी कि देखिए ये सारे दल हैं जो महिलाओं के इंटरेस्ट के खिलाफ रहे हैं। देखिए शंकर जी, ये तो बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अगर विधेयक बिल पास नहीं होता है तो वो ऑपोजिशन को एक तरह से पेंट कर देंगे कि इन्होंने रिजर्वेशन बिल को, विमेन रिजर्वेशन बिल को नहीं आने दिया, और वैसे ही उनका विमेन वोटर्स उनकी तरफ सिंपैथेटिक है, उससे वो कंसोलिडेट करेंगे अपनी पोजीशन को विमेन में। क्योंकि अब उसके बाद एक नैरेटिव सेट होगा जिसमें बीजेपी जितना स्मार्ट है नैरेटिव सेट करने में, उतना ऑपोजिशन नहीं है। तो वहां पे, और अगर पास हो जाता है तो वो तो बिल्कुल फिर उसका क्लेम लेंगे। अगर आप प्रधानमंत्री जी की स्पीच को सुने और आज उनका ट्वीट देखें तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से घेराबंदी कर रहे हैं कि आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, ये आपकी बहनें, आपकी मदर, कोई भी आपको माफ नहीं करेगा। तो एक तरह से जो कहते हैं ना कि पहले से ही एक स्टेज सेटिंग होने लगती है, ये वो है। बट अभी देखते हैं, क्योंकि प्रियंका जी ने उनको चाणक्य बोला है अमित शाह जी को। अब वोटिंग के वक्त पे क्या होगा, 67 का मसला है, उस समय किस तरह से ये लोग मैनिपुलेट करते हैं। बट बीजेपी को ना इधर से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये करने में उन्होंने इलेक्शन के बीच में लाए होंगे तो बहुत सोच के लाए होंगे कि हमें दोनों तरफ से हो जाता है तो वी कैन क्लेम, नहीं होता है वी कैन ब्लेम। सो इट्स अ क्लेम एंड ब्लेम। बिल्कुल आपने सही कहा, क्लेम एंड ब्लेम का गेम है और बीच चुनाव के बीच में इसके लाने का मोटिव भी साफ आता है कि ये एक तरह से चुनावी कैंपेन के लिए लाया गया है। लेकिन आपको लगता है कि क्या ये वाटर टेस्ट भी सरकार करना चाह रही थी कि डिलिमिटेशन का जो असली खेल है, जिसको कि विपक्षी पार्टियां कह रही है कि एक तरह से सरकार का असली जो एजेंडा वो है कि वो जब भी महिला आरक्षण को इम्प्लीमेंट करना होगा तो उसके पहले डिलिमिटेशन करना होगा और डिलिमिटेशन को इससे लिंक कर दिया जाए, ताकि विपक्षी पार्टियों के लिए जरूरी होगा कि इसको आपको बिल को इकट्ठा वोट करना पड़े। और वैसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि कंस्टिट्यूएंसियों को जिस तरह से विपक्षी दल आशंका जता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और आसाम की तरह उसकी कन्फिगरेशन में चेंज करके बीजेपी के फेवरेबल कंस्टिट्यूएंसी तैयार की जाए, जिस तरह से एसआईआर में लोगों ने ब्लेम किया था कि एसआईआर का भी असली मकसद वही है, तो ये एक तरह से एसआईआर ही बीजेपी करना चाह रही है डिलिमिटेशन के साथ में। देखिए
ये तो बड़ा क्लियर है कि गवर्नमेंट में और ऑपोजिशन में बहुत जबरदस्त मिसट्रस्ट है, और वो उसके कई कारण हैं। इलेक्शन कमीशन चुनाव के वक्त पे SIR जिस तरह से हुआ वो भी एक कारण है। तो अब वो डिलिमिटेशन कमीशन पे भरोसा कर सकते हैं, ये बहुत डाउटफुल है। ये डेफिनेटली है, जब डिलिमिटेशन होता है तो कहीं ना कहीं पे जब बाउंड्रीज ड्रॉ करी जाती हैं तो वेस्ट यूपी के बाउंड्रीज बिल्कुल बदल जाएंगे। आप देखिए ना, जहाँ पे आपके एक पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी डोमिनेट करती है उसको डाइल्यूट किया जा सकता है ना, उसका डोमिनेशन को डाइल्यूट करा जा सकता है। तो ये जो उन्होंने कहा कि जो एक वर्ड भी इस्तेमाल हो रहा है कि आप पहले से ही रूलिंग पार्टी का विन डिसाइड कर देते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसा करते हैं कि वो दे विन इट बिफोर द इलेक्शंस आल्सो। अब गवर्नमेंट ने देखिए इसीलिए डिलिमिटेशन से जोड़ा, उनको दोनों चीजें वो सोच रहे हैं। अगर ऑपोजिशन वुमेन रिजर्वेशन को लेके वो केयरफुल रहते हैं एंड दे डोंट वांट कि ये मैसेज जाए कि वो अपोज करें और इस चक्कर में डिलिमिटेशन निकल जाए, नथिंग लाइक इट, इट सूट्स देम। और अगर नहीं होता है तो देन अगेन इट इज ऑपोजिशन टू बी ब्लेम। डेफिनेटली डिलिमिटेशन इज एन इशू, एंड जैसे कई लोग कह रहे हैं कि उसको उससे जोड़ने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट कुरैशी जी ने तो एक आर्टिकल लिखा था, जो पुराने इलेक्शन कमिश्नर है, मैं पढ़ रही थी, मैं थोड़ा समझ पाई हूँ उसको। तो उन्होंने ये कहा था कि जितना आप 850 को ले जा रहे हैं तो सब पार्टीज के वोट परसेंटेज के हिसाब से 2024 के वोट परसेंटेज के हिसाब से सीट्स दे दें और उसको इलेक्शन करा दें 20, और फिर डिलिमिटेशन के बाद वो बाउंड्रीज को डिसाइड करें। उन्होंने एक सिंपल फॉर्मूला दिया है जिसमें रिजर्वेशन भी हो सकता है। प्रियंका कह रही है 543 पे करा लीजिए रिजर्वेशन, बट उसमें फिर बहुत लोग मेंबर्स विल गेट डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो उनकी वाइफ डॉटर सब आ जाएंगी, तो वहाँ पे नेपोटिज्म चलेगा। तो ये डिलिमिटेशन इज एन इशू, एंड आई थिंक उसको इससे जोड़ने से गवर्नमेंट की इंटेंशन पे लोगों को डाउट होता है। बिल्कुल। शिखा जी, आपको क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव ही असली मकसद था, जो प्रधानमंत्री या सरकार का असली जो एजेंडा था? क्योंकि उनको लगता है कि अगर ममता से महिलाओं का वोट बैंक अगर डेंट कर दिया जाए, थोड़ा सा भी खिसक जाए, उसमें से स्विंग वोटर निकल जाए, तो ममता बनर्जी क्राइसिस में आ सकती है। ये जानते हुए भी कि नंबर्स उनके पास में नहीं है, ये इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पारित नहीं करा सकते बिना किसी सहमति बनाए हुए। वैसी स्थिति में इस बिल को लाने का औचित्य क्या था? देखिए, विमेन्स रिजर्वेशन बिल तो है नहीं, ये तो एक हम लोगों ने इसको विमेन्स रिजर्वेशन बिल के हिसाब से बना दिया है। विमेन्स रिजर्वेशन तो एक 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होके वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो पहले तो यही हमें समझना है कि जो चीज ऑलरेडी बन चुकी है उसको दोबारा सामने लाने का मतलब क्या, यही पूछ रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल की अब जो परिस्थिति है वहां पे विमेन्स रिजर्वेशन करे और जो भी करे, इस वक्त स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स यही असल मुद्दा है। क्योंकि यहाँ पे इस वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल आर्टिकल 142, जो कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने इसको सामने लाके उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन चलेगा इलेक्शन दिन के 2 दिन पहले तक, यानी कि 23 तारीख को इलेक्शन है, 21 तारीख रात तक ये चलेगा, या जहां पे 29 तारीख को इलेक्शन है वो 27 तारीख तक चलेगा। तो लोगों का जो अटेंशन है वो इलेक्टोरल रोल्स पे है, SIR प्रोसेस पे है, और मुद्दा वुमेन्स रिजर्वेशन का है नहीं। उसका 2 कारण, एक कि पश्चिम बंगाल में वुमेन्स रिजर्वेशन 33% की जरूरत है नहीं, बट ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो ऑलरेडी ओवर 33% विमेन कैंडिडेट को टिकट दे चुकी है। तो रिजर्वेशन का यही होता है कि जहाँ पे आप महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, भागीदारी है जो पॉलिटिक्स में, उसको आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो यहाँ पे ऑलरेडी ये भागीदारी बढ़ चुका है, इस तरह से बढ़ चुका है कि आप लोकसभा में देखिए, लार्जेस्ट नंबर ऑफ विमेन एमपीज तृणमूल कांग्रेस। आप इस बार इस इलेक्शन में देखिए, लार्जेस्ट नंबर ऑफ विमेन कैंडिडेट्स तृणमूल कांग्रेस। तो मुद्दा तो उल्टा हो जाता है ना बीजेपी के लिए इन पश्चिम बंगाल कि आप सफिशिएंट नंबर ऑफ विमेन दे नहीं पा रहे हैं अपने पार्टी से फॉर एज कैंडिडेट्स। आप लोकसभा में आपका विमेन्स रिप्रेजेंटेशन बहुत पुअर है। तो इस तरह से ये विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इश्यू अगर आप पश्चिम बंगाल के नजरिया से देखें तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये वेस्ट बंगाल से क्या संपर्क। लेकिन जो इश्यू है वो है डिलिमिटेशन। ये डिलिमिटेशन आप किस तरह से करेंगे, आप डिलिमिटेशन की कॉन्स्टिट्यूएंसीज किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे दो इश्यू है। एक तो तमिलनाडु में आपने देखा होगा कि स्टालिन ने डिलिमिटेशन बिल का एक कॉपी उन्होंने जला दिया है और उन्होंने ब्लैक डे कह दिया है। तो इसलिए ये तमिलनाडु पॉलिटिक्स से डिलिमिटेशन का संपर्क है। वेस्ट बंगाल इतना अभी कंसर्न नहीं है। व्हाई? बिकॉज SIR इज प्रिंसिपल इश्यू हियर। दूसरा है कि अगर आप डिलिमिटेशन की बात करें तो डिलिमिटेशन में पश्चिम बंगाल में सवाल पूछा जा रहा है कि 2011 का सेंसस की बेसिस पे क्यों कर रहे हैं। अभी तो सेंसस ऑलरेडी शुरू हो गया है, यानी कि आप पुराने नंबर से नया डिलिमिटेशन करेंगे तो बाकी लोग जाएंगे कहाँ। यानी कि बीजेपी अपना जो प्लान बनाया है वो है एक सीधा नंबर्स को लेके एक मैनिपुलेशन। क्योंकि आप 2011 की सेंसस के भीतर बेसिस पे आप 15 साल बाद का जो संख्या है वो उसका डिफरेंस आप नहीं देख रहे हैं। आपको तो देखना पड़ेगा 2011 में कितना जनसंख्या था, 26 में कितना जनसंख्या है। ये इसका ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पुराने नंबर से नया फ्यूचर आप बनाएं। ये कैसा लॉजिक है? तो ये लॉजिक पश्चिम बंगाल में जो लोग डिलिमिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं उनको ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो समझ में आ रहा है वो है कि SIR में आपने डिलीशन करवाए और ये डिलीशन जब तक तो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है तब तक ये डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो असम में जो हो चुका है वो एक ही तरह से पश्चिम बंगाल में होने वाला है, या यही गेम प्लान है बीजेपी का। यानी कि असम में आप देखिए कि जिस तरह से उन्होंने डी वोटर को अलग से रख के पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को उन्होंने रिकॉन्फिगर करके डिलिमिटेशन किया हुआ है, उसका एक इम्पैक्ट वेस्ट बंगाल में जरूर है। और एक कंसर्न भी है कि ये बीजेपी का गेम प्लान डिलिमिटेशन के बारे में है, वुमेन्स रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है। बिल्कुल। संजय, आप क्या देख रहे हैं कि क्या अमित शाह, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने कहा कि वो चाणक्य हैं और चाणक्य भी शर्मिंदा हो जाते, वैसी स्थिति में आपको लगता है कि अभी भी सरकार के पास में कोई ऐसा वाइल्ड कार्ड है जिसके सहारे वो नंबर्स को वो कर लेंगे, जुटा लेंगे? क्योंकि 60-65 का आंकड़ा सरकार के लिए जुटाना, जब तक कोई एक बड़ी रीजनल पार्टी सपोर्ट नहीं करती है तब तक जुटाना मुश्किल दिखता है। जब कोई पार्टी लोगों से कट ऑफ हो जाता है, जब वो गलत काम करके चुने जाने लगते हैं और इलेजिटिमेट वे में सत्ता हथियार कर लेते हैं, तो उनको पॉपुलर फीलिंग्स और पॉपुलर ओपिनियन से कोई मतलब नहीं रहता। आज इस पूरे प्रकरण में ये जो स्पेशल इन्होंने सेशन बुलाया डिबेट कराने के लिए, इसमें अगर किसी की बेइज्जती हो रही है तो वो है बीजेपी। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता इनको कि ये इनको अब पॉपुलर ओपिनियन से मतलब नहीं है, क्योंकि वो उससे चुने ही नहीं जाते। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से ये अब
चुने जाते हैं, इलेक्शन कमीशन इनको अपॉइंट करता है। ये SIR के थ्रू लोगों को चुनते हैं कि कैसे वो उनको वोट दे। पहले लोग सरकार को चुनते थे, अब सरकार लोगों को चुन रही है। तो एक इनका जो पैटर्न है, इनकी जो सोच है, इनकी सोच ये है कि सत्ता में कैसे भी बने रहना। अब इसके लिए एक जो ब्लेटेंटली आप जो अभी डिलिमिटेशन और विमेन रिजर्वेशन एंड ऑल, ये सेशन की जरूरत ही नहीं थी। विमेन रिजर्वेशन तो 2023 में आ ही गया था। अब उसके बाद उस पर दोबारा चर्चा करना, अब डिलिमिटेशन की क्या भी मतलब ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि मिडिल ऑफ द इलेक्शंस आप ये स्पेशल सेशन बुला रहे हैं और इस पे डिबेट करा रहे हैं। और डिस्कशंस, ये इतने बड़े डिसीजंस होते हैं जो मतलब दशकों तक देश को प्रभावित करते हैं, जनरेशंस इम्पैक्टेड होते हैं। तो इसके लिए आप प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। 3 दिन पहले आप मीडिया में एक शगुफा छोड़ते हैं, मीडिया के थ्रू ये डिस्कशन का जरिया बनता है, फिर आप थोड़ा सा प्रेस रिलीज करते हैं और कोई डिस्कशन नहीं, कोई इंगेजमेंट नहीं। आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में तो विश्वास ही नहीं करते। ये साफ दिखा रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी का जो डायनामिज्म है कि इंगेज करना अपोजिशन को, सिविल सोसाइटी को, और उसके बाद एक बिंदु पे पहुंचना, एक निर्णय पे पहुंचना, कहीं नहीं। कोई मसौदा नहीं, कि कोई चीज़ नहीं। आपने विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, आपने अपने पार्टी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। ये दो लोग डिसाइड करते हैं क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए। वो आकर कैबिनेट में रख देते हैं, कैबिनेट से अप्रूव करवा लेते हैं, उसके बाद मीडिया में प्राइम मिनिस्टर लिखने लगते हैं। मतलब ये मजाक है देश के साथ। दे आर मॉकिंग एट द पीपल ऑफ इंडिया। इट्स अ मॉकरी, सिंपल मॉकरी। सारी लोकतांत्रिक परंपराओं को दरकिनार करके, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को दरकिनार करके आप इस ढंग का डिस्कशन करते हैं। इतने बड़े डिसीजंस, आप इंडिया 70 साल आज़ादी के हो गए, इतने गवर्नमेंट रहे, एक से एक बड़े डिसीजंस लिए गए। कोई भी डिसीजंस, बड़े डिसीजंस ऐसे जल्दी में नहीं लिए गए। प्रॉपर डिस्कशंस हुए, इंगेजमेंट हुए पहले, फिर आप पार्लियामेंट्री कमेटी में जाना, फिर JPC बनना, फिर और भी अलग अलग, फिर विपक्ष को इंगेज करना, एक पॉपुलर ओपिनियन क्रिएट करना, उसके बाद आप कहीं जाते हो। यहाँ तो कुछ नहीं, आप बस डिसाइड करो आपको सत्ता में बना रहना। तो ये इससे न देश का भला होना है, न लोगों का भला होना है। अगर बीजेपी सोच रही है कि उसका भला होगा तो गलतफहमी में जी रही है कि ऑलरेडी डिस्पाइट हैविंग कंट्रोल ओवर ऑल द इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग मीडिया, ये मजाक के पात्र बन गए हैं। इनकी बातों पे लोग भरोसा नहीं करते। आप ये स्थिति हो गई है। तो ये कहने का मतलब कि अपने ही खिलाफ ये लोगों को मतलब ऑर्गेनाइज करने का मौका दे रहे हैं। इनके हाथ में कुछ नहीं। दे डोंट बिलीव नाउ कि जो डेमोक्रेसी में कैसे ऑपरेट करना है, कैसे इंगेज करना है। इनके सारे डिसीजंस, पिछले बार भी बोले, इनके सारे डिसीजंस, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे GST का इम्प्लीमेंटेशन हो, आप 370 का लागू होना हो, चाहे आप ये जो बालाकोट में चले गए, आप ऑपरेशन सिंदूर कर दे। पता है सिंदूर की आपने क्या हासिल किया? ऑपरेशन सिंदूर से आप इंटरनेशनली आइसोलेट हो गए, लेकिन यू नेवर इंगेज्ड। आपको एक था सनक, आपने उस सनक को पूरा किया। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मोदी एंड ट्रम्प। आप सोचते ही नहीं हो कि आपके पास, आपको लगता है कि आपके पास पावर है, आप उसको, उस पावर का इस्तेमाल करना है और लोगों को दिखाना है कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस नेशन। इसके अलावा क्या आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ये इस ढंग का पार्लियामेंट सेशन बुलाकर क्या हासिल करना चाहते हैं? ऑफकोर्स आप बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या उनको पता नहीं था कि विपक्ष वाले इसका विरोध करेंगे? उनको पता नहीं था कि इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है पार्लियामेंट में? तो फिर क्यों आप, दैट मीन्स यू डोंट केयर, यू आर वेस्टिंग पीपल्स टाइम, मनी, एनर्जी। और ऑफकोर्स जो डेमोक्रेसी में लोगों का भरोसा है, उसको भी आप धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी बढ़िया इंस्टीट्यूशंस, जो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है, उस पर लोगों का भरोसा खत्म होता जा रहा है।
अब तो ये इस इट्स रियली बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि व्हाई ही कॉल दिस स्टेशन। बिल्कुल। सुनीता जी, एक और जो सरकार की तरफ से कल जो रात में इसको रीगेजेट किया गया, वो भी एक ये दिखाता है कि सरकार की जो तैयारी थी उतनी साउंड नहीं थी। सरकार को लगा कि अच्छा ये बिल ऐसा ना हो कि जो पुराना बिल पास है वो कहीं लैप्स हो जाए, इसलिए सरकार ने आनन फानन में रात में ये नोटिफिकेशन निकाला। तो आप कैसे देखती हैं, क्या सरकार इतनी तैयारी के साथ नहीं आई है? शंकर, आपको लगता है बीजेपी कोई भी काम बिना तैयारी के करती है? आई थिंक विल बी वेरी नेव अगर हम ये सोचें कि बीजेपी का कोई भी मूव जो होता है वो इल प्रिपेयर्ड होते हैं या बिना किसी इंटेंशन के होते हैं, तो आई थिंक हम लोग गलत होंगे। बीजेपी हर चीज बहुत प्लानिंग करके आती है। इसके पीछे अब देखते हैं, आज पहले बिल पे वोटिंग हो जाए, उस पे क्या होता है। लगता तो नहीं है कि वो क्लियर हो पाएगा, क्योंकि पहले सबको ये डाउट हो रहा था कि कहीं ममता बनर्जी विमेन नाराज ना हो जाए, इसलिए वहाँ कहीं एब्सटेन कर जाएं, ये लोगों में स्पेकुलेशन थे। बट ममता ने सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया है एंड वुमेन का सपोर्ट भी उनके पास काफी है, तो वो नहीं करेंगी। डीएमके नहीं करेगा, समाजवादी पार्टी मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनका एक मुद्दा उठाया हुआ है, कांग्रेस ने। तो अगर ये चार बड़ी पार्टीज एक साथ हैं तो भी नहीं हो पाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई आनन फानन में करा है। मैं आपको जो मैंने शुरू में कहा था कि उन्होंने सोचा कि बोथ वेज वी आर विनिंग। अगर हम वुमेन बिल पे और उसके चक्कर में डिलिमिटेशन निकल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम ऑपोजिशन को कॉर्नर करेंगे। और देखिए, जो पॉलिटिकल मैसेजिंग प्रधानमंत्री जी ने करी है और जिन चीजों को अमित शाह ने अपने और बाकी लीडर्स ने एड्रेस किया है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने साउथ का इशू कि हमारी रिप्रेजेंटेशन कम होगा, उन्होंने कहा 50% बढ़ा देंगे। हाँ, चंद्रबाबू नायडू जी उतने खुल के नहीं आए विरोध में, उल्टा थोड़ा बहुत समर्थन में ही आ गए। अब उसके बाद उन्होंने हर चीज को उस तरह से डील करने की कोशिश करी पॉलिटिकली। उसका कोई लेजिस्लेटिव आधार नहीं है कि आप कह दें 50% हम दे देंगे, उसे 50% आप नहीं कर बढ़ा देंगे सीटों को। तो ये एक उनका ये है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो अगर फंस जाता है तो वो उसके लिए पूरा का पूरा ब्लेम ऑपोजिशन को करेंगे और अपना विमेन वोट को कंसोलिडेट करेंगे। दिस इज द गेम प्लान, अदरवाइज दे डोंट डू एनीथिंग विदाउट अ पॉलिटिकल इंटेंट। हाँ, क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि ये भी कहा गया है, सरकारी जो सूत्र है इस समय, कि जैसे ही ये बिल अगर गिर जाएगा, पारित नहीं होगा, तो उसके बाद अमित शाह के भाषण के बाद एक तरह से बीजेपी ने पूरे देश भर में ये प्लानिंग कर रखी है कि किस तरह से इस मैसेजिंग को ले जाना है, किस तरह से अपोजिशन को ब्लेम करना है, किस तरह से ये कहना है कि किस तरह से प्रधानमंत्री पूरे दिन अपील करते रहे सांसदों से कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर, अपनी माँ बेटियों की आवाज सुनकर वोट कीजिए। लेकिन देखिए, इन लोगों ने सुनी नहीं बात, और इसलिए ममता बनर्जी ने वो सोच लिया कि बीजेपी ये कार्ड खेलेगी। इसलिए ममता बनर्जी कह रही है कि 50% आरक्षण करो भाई महिलाओं के लिए, आप 50% क्यों नहीं कर रहे हो? तो यानी कि जो बैटल लाइन है वो बहुत साफ है कि ये ऑप्टिक्स पॉलिटिकल माइलेज के लिए है, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिलिमिटेशन वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अभी देखते हैं ना कि उन्होंने शायद मीटिंग भी बुलाई है, उसके बाद कल से ही शुरू हो जाएगा। ऑपोजिशन कितना प्रिपेयर्ड है, इनफैक्ट इसमें ऑपोजिशन थोड़ा पीछे रह जाता है ना। अभी तो यूपी की लड़ाई है ना, यूपी में ऑलरेडी महिलाओं का वोट काफी मिलता है बीजेपी को। तो किस तरह से अखिलेश जी अपने पीटीए की लड़ाई में महिलाओं को अपने साथ, या तो पीटीए की महिलाओं को अपने साथ लाएं और कहें कि देखिए उन्होंने कहा सेंसस नहीं करा रहे हैं, और जो कोटा दे रहे थे उसमें आपको कोटा नहीं दे रहे, उसमें उन्होंने मुस्लिम की भी बात उठाई। तो अभी तो शुरुआत होगी, इसके बाद ये सारी तैयारी 2027 की है, 2029 अभी दूर है। तो अभी तो मेरा जहाँ तक है यूपी पे, वेस्ट बंगाल के बाद फोकस यूपी है, 1 साल से कम रह गया है, तो वहीं पे सारा का सारा लड़ाई होगी। एक तरफ पीटीए होगा, एक तरफ महिला बिल और बाकी जो बुलडोजर ये सब चलेगा।
बिल्कुल। शिखा जी, जो ममता ने जो कार्ड खेला है कि 50% महिलाओं को आरक्षण दे दो, वो उसी प्रधानमंत्री या बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है उसका जवाब देने के लिए, क्योंकि ममता के लिए वुमेन वोटर काफी क्रूशियल है इस चुनाव में। अगर थोड़ा भी उसमें डेंट लगेगा, अर्बन जो महिलाएं हैं उसमें अगर डेंट लगता है तो टीएमसी के लिए खतरे की घंटी होगी। देखिए, दो बातें हैं अबाउट विमेन्स वोटर्स इन बंगाल। एक तो है कि ममता अप टू 2021 इलेक्शन about 50% voters were just 50% voters were in support of Mamata Banerjee। 50% महिला वोटर्स ममता बनर्जी के साथ थे। अब ये एसआईआर में जो हुआ है, जो लगता है कि ये जो 57 लाख वुमेन्स नेम्स जो डिलीट कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन, इसका एक असर जरूर होगा। यहाँ पे रिजर्वेशन इज नॉट द इश्यू एट ऑल, डिलिमिटेशन इज द इश्यू। पश्चिम बंगाल में जो डेमोग्राफिक चेंज की बात बीजेपी ने करी है 7 जिलों में, खास तौर से जहाँ पे मुस्लिम की संख्या 60 करीब 70% से लेके 25% तक है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज उनके पास डिलिमिटेशन इश्यू है, वुमेन्स रिजर्वेशन इश्यू नहीं है। बिल्कुल। संजय, एक अंतिम टिप्पणी आपसे कि एक स्थिति ये बनती है कि ठीक है, सरकार का ये बिल गिर जाता है नंबर्स नहीं होने के बाद के कारण। दूसरी स्थिति ये बनती है कि सरकार अगर मैनेज कर ले आती है नंबर्स को। दोनों स्थितियों में आपको क्या लगता है किसका गेन होगा, और किस तरह से आपको लगता है कि अगर गिर जाता है तो निश्चित रूप से विपक्ष की एक बड़ी जीत होगी, लेकिन उस जीत में भी उनकी हार होगी, क्योंकि बीजेपी ये क्लेम करेगी कि ये महिला विरोधी पार्टियां हैं जिन्होंने महिला आरक्षण के पक्ष में, इन्होंने विपक्ष में वोट करके इस बिल को गिराया है। आपको लगता है कि इस नैरेटिव की जंग में, वॉर में, कि कौन अपना एज बना पाएगा? देखिए, बीजेपी अब उस स्टेज में आ गई है इंडियन पॉलिटिक्स में, जब इसकी बातों पे और इसके लीडरशिप पे वो भरोसा लोगों का नहीं रहा जो समझे कि 10 साल पहले, 5 साल पहले। दे आर एक्सपोज्ड नाउ। लोग अब समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के थ्रू ये इलेक्शंस जीतते हैं, इंस्टीट्यूशंस को कब्जा करके ये शासन कर रहे हैं। बीजेपी नैरेटिव अब बनाने लायक नहीं रही। मीडिया को जरूर वो इस्तेमाल करती है और पूरे सोशल मीडिया को भी बैन करके अपने नैरेटिव को बनाने की कोशिश करती है, लेकिन बीजेपी आज एक, अब समझिए कि एक ढलाव की तरफ है। दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू ये कि जो सेट द नैरेटिव, अब वो रिएक्शनरी है। और अपोजिशन के लिए, और जो मुझे लगता है कि ये इसमें अगर वोटिंग होता है, अगर सरकार विड्रॉ कर लेती है बिल तो अलग बात है, अगर वोटिंग होता है तो ये बिल डेफिनेटली गिर जाना है। अगर ये गिर जाता है तो अपोजिशन, कंबाइंड अपोजिशन के लिए एक बड़ा मोरल विक्ट्री होगा, पॉलिटिकल विक्ट्री होगा अगेंस्ट बीजेपी, और वो एक उनको ताकत मिलेगा। अब नैरेटिव इज फॉर द अपोजिशन पार्टी टू सेट, नॉट फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट काफ़ी अपने तंत्र को इस्तेमाल करके नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। अभी आप देखिए पिछले 3 दिन का घटनाक्रम, और जिस हिसाब से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ये विमेन रिजर्वेशन बिल है, विमेन के लिए हम काम कर रहे हैं, इनका नैरेटिव चलता हुआ नहीं दिख रहा। ये दे आर नॉट एबल टू सेट द नैरेटिव। ये प्राइम मिनिस्टर के भाषण में जोश जरूर है, लेकिन वो चीज़ नहीं है कि जो लोगों को अपील कर सके। जस्ट एक वही पैटर्न पे वो बोलते हैं, एक ही टोन है उनका, वो उसी टोन में बोलते हैं, चाहे आप पढ़कर बोले चाहे ना पढ़कर बोले। तो ये कहने का मतलब दे आर नॉट इन ए पोजिशन। ये अब वक्त बदल रहा है, अब ये वक्त बदल रहा है, और दे ऑल्सो अंडरस्टैंड इट। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हम इतना सीट बढ़ा दें, ये सीट बढ़ा दें, और लोग समझ रहे हैं
Why they want that? कहीं कुछ deliver नहीं हुआ. Nowhere, everywhere there is a chaos. All sections of the society is unhappy, or they are unhappy. All sections. आप मीडिया को जरूर कंट्रोल किए हुए. अगर आज मीडिया प्री 2014 के दौर की मीडिया हो जाती तो ये सरकार कब की ऐसी एक्सपोज होती कि जो चेहरा दिखाने लायक ही नहीं रहते. ये इसके बावजूद भी, इतना कंट्रोल करने के बावजूद भी ये दे आर एक्सपोज्ड. सो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इज इन ए पोजीशन टू सेट द नैरेटिव और विन द नैरेटिव. ठीक है, तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात है कि गेम अगर सरकार ये बिल पारित करा लेती है तो सरकार की बल्ले बल्ले, अगर गिर जाती है बिल तब भी सरकार का गेन है. यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों हाथ में लड्डू है कि तब आप ब्लेम करेंगे कि इन विपक्षी दलों के कारण महिला आरक्षण विधेयक का जो डिलिमिटेशन होना था वो नहीं हो पाया, और अगर पारित हो जाता है तो निश्चित रूप से फिर तो 2029 का इंतजाम हो गया. तो आज के कार्यक्रम में इतना ही. देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ. सुनीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. संजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और शिखा जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.